ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1। इतिहास भाग 1 में हमारा विषय चल रहा है 3, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें आज हम देखेंगे अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे उस समय, क्योंकि उस समय केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जाति वर्णों में बटे हुए थे, वर्ण जो व्यवस्था चल रही थी, उसमें ये था कि जो ब्राह्मण हैं वो विशेष प्रकार के कार्य करेंगे, और जो जितने भी राजा हैं वो कैसे होंगे? क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय कुल में जो जन्म लिया है उसने वही राजा बनेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राजवंश थे जिनकी उत्पत्ति क्षत्रिय वंश के अलावा अन्य वर्णों से हुई थी। मौर्य वंश की बात करें तो एक विशाल साम्राज्य था उसका, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन भी किया। बौद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि वे क्षत्रिय थे। कौन? मौर्य साम्राज्य वाले। बौद्ध ग्रंथों से हमें ये पता चलता है, जातक ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से। ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। अब ये एक तरह से विवाद है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो तो मान रहे हैं उन्हें निम्न कुल का, बौद्ध ग्रंथ वाले तो क्या मान रहे हैं? उन्हें क्षत्रिय वंश का, और जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र जो ग्रंथ थे वो मान रहे थे उसको निम्न कुल का। और शुंग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे वो भी ब्राह्मण थे, और इस प्रकार से राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता था। यानी कि जो समर्थ है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संसाधन है, वो व्यक्ति क्या बनेगा? राजा बनेगा, चाहे वो किसी भी वंश का क्यों न हो। यहाँ जरूरी नहीं था क्षत्रिय, लेकिन एक परंपरा थी क्षत्रिय राजा होने की। लेकिन क्षत्रियों के अलावा अन्य लोग भी राजा बनते थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि वे कैसे थे? अपने आप में समर्थ थे, यानी कि जिसके पास समर्थन होगा, जो जनता के लिए संसाधन जुटाएगा, जिसके पास शक्ति होगी, वो बनेगा राजा। जन्म लेने पर शायद ही निर्भर हुई है क्षत्रिय वंश में, कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ तो बनेगा, बस की शक्ति होनी चाहिए तो वो राजा बन सकता है। अन्य शासकों को, जैसे कि शक को, जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर, अन्य देश यानी दूसरे देश का है। जो शक यहाँ भी शासन किया है हमारे भारत पे, तो उन शासकों के लिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य एशिया से आए थे और ब्राह्मण थे। कुछ ने इनको मलेच्छ माना है, किंतु संस्कृत के संभवतः जितने भी अभिलेख हैं आरंभिक, उसमें शक राजा जो रुद्रादमन है, रुद्रादमन का जो अभिलेख है उसके आधार पर ये लिखा गया है। रुद्रादमन के द्वारा सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कराया उन्होंने। इससे ज्ञात होता है कि जो शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे, यानी कि वो संस्कृति को जानते थे और संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि सातवाहन कुल में सबसे प्रसिद्ध राजा जो था, गौतमी का जो पुत्र था श्री सातकर्णी, वो भी ब्राह्मण था, और साथ ही क्षत्रियों के दर्प को हनन करने वाला, यानी क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया उसने। यानी कि गौतम पुत्र श्री सातकर्णी ने ब्राह्मणों, स्वयं तो ब्राह्मण था, और क्षत्रियों को क्या किया? उन्होंने मारा। इसने ये भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर नहीं होने चाहिए, उस पर उसने रोक लगाई थी। किसने? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने। और फिर उसने रुद्रादमन के परिवार से, यानी अन्य जाति में क्या किया? उसने विवाह संबंध स्थापित किए। क्योंकि ये जो रुद्रादमन था वो कौन था? शक राजा था, जिसको मलेच्छ कहा गया था। आपने अभी ऊपर देखा था, ये शक राजा था रुद्रादमन, और ये कौन है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इसने क्या किया कि 4 जो वर्ण हैं उनसे अलावा, तो इसने रुद्रादमन के परिवार में विवाह किया, यानी कि अन्य विवाह
अन्य समाज में जो विवाह था, अन्य वर्ण या जाति में विवाह उस समय होते थे। अब अगर हम देखें तो जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी, क्योंकि उस समय जाति से बाहर विवाह होते थे। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके अनुसार क्या होता था कि राजा क्षत्रिय होना चाहिए, और जो हमारी जो 4 वर्ण की जो व्यवस्था है उसकी वो मर्यादा बनाए रखे। इसलिए जो वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो वो वर्ण व्यवस्था के बाहर करेगा। लेकिन यहाँ जो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी का उदाहरण मिला है, इसने अपने ही वर्ण में क्या किया है, विवाह किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतर विवाह का पालन नहीं किया इसने क्या किया है, बहिर्विवाह प्रणाली का त्याग कर दिया है। इसने अंतर्विवाह किया है, यानी कि अपनी ही जाति में। बहिर्विवाह का मतलब है अपनी जाति से बाहर। बहिर्विवाह कौन सा होता है, जो अपनी जाति से बाहर वालों का होता है, और अंतर्विवाह कौन सा होता है, जो अपनी जाति में होता है, स्वयं की जाति में। तो इसने यहाँ उदाहरण दिया, जबकि ये माना जाता था कि उस समय अपनी गोत्र में, अपनी जाति में विवाह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करें हम जाति और सामाजिक गतिशीलता की, तो कुछ जटिलताएं थी उस समय समाज में। शास्त्रों में प्रयुक्त था कि एक शब्द जाति, उस जाति के आधार पर ब्राह्मणी सिद्धांत के वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, यानी कि जैसे जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ब्राह्मण है, तो वैसे ही जिस जाति में जो जन्मा है वो उसी जाति का रहेगा। लेकिन देखा जाए तो वर्ण तो 4 थे, लेकिन जातियों की संख्या क्या थी, निश्चित नहीं थी, अनिश्चित थी, बहुत सारी थी जातियाँ। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों का आमना सामना हुआ, उसमें हम देखते हैं ये जाति व्यवस्था। जैसे कि जंगल में रहने वाला जो निषाद है, जो शिकार करता है, और ऐसे ही सुवर्णकार जो सोना बनाता है या स्वर्ण आभूषण बनाता है, इनको 4 वर्णों वाली व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था, संभव नहीं था उस समय। तो इनको अलग रखा गया था, ये जाति है, ये स्वर्णकार है, ये निषाद है, इनकी जाति अलग है। तो इनको जाति में वर्गीकृत कर दिया, और वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी होती थी, उनको धीरे धीरे क्या कर दिया, श्रेणियों में बांट दिया। तो यहाँ देखो 3 प्रकार की व्यवस्था हो गई है। 3 प्रकार की व्यवस्था में क्या है, एक तो हो गया है आपके वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण हैं। फिर है आपके जाति, जिसमें अनिश्चित या असंख्य कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं उसको आप, ये अनिश्चित थी। फिर जो कुछ जातियाँ केवल एक ही जीविका पे चल रही थी, उनको फिर तीसरी किस में बांट दिया, श्रेणी में। इस तरह से समाज को 3 भागों में बांट दिया गया था। हालांकि इन समुदायों का इतिहास में लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, यानी कहीं कहीं प्राप्त होता है, सब जगह तो इसका उल्लेख प्राप्त नहीं है कि 3 प्रकार का था। लेकिन मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख है, जिसमें ये बताया गया है कि रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी थी, जिसका वर्णन मिलता है, जो मूलतः कैसे थे, लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे, और वहाँ से वो गुजरात को छोड़कर कहाँ चले गए, मंदसौर चले गए थे, जिसे एक समय दशपुर के नाम से हम जानते थे। मंदसौर का क्या नाम था, दशपुर नाम था। और कठिन यात्रा थी, और अपने बच्चों और बांधवों को साथ लेके गए थे। और ये बताया गया है कि वे वहाँ आकर के वहाँ उन्होंने राजा की महानता के बारे में सुना था, तो वो आकर के वहाँ उस राज्य में बसना चाहते थे। तो इस अभिलेख में ये बताया गया कि सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती थी, यानी कि लोग श्रेणी में अलग हैं, अपना अलग से वर्ग है, लेकिन फिर भी अन्य स्थान पर जाकर के अपना शासन कर सकते थे। तो यहाँ श्रेणी का उल्लेख किया गया है इस उदाहरण के द्वारा। ये जो उल्लेख किया गया कि एक अभिलेख मिला है हमें, और जिसमें किसके बारे में बताया गया है, श्रेणी के वर्णन के बारे में बताया। किसके, कौन से थे वो श्रेणी वाले, रेशम, यानी कि एक ही कार्य को करने वाले रेशम के जो बुनकर थे उनका था। और इन्होंने उनको सुनाई, इनको पता चला कि एक
राजा का जो शासन है तो वहाँ जाकर के ये बसते हैं। तो इस प्रकार से अभिलेखों में ये श्रेणियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। हालांकि श्रेणी की जो सदस्यता है वो शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। यानी अगर आपको श्रेणी का सदस्य बनना है तो आपको क्या आना चाहिए, शिल्प आना चाहिए। तो शिल्प जो विशेष व्यक्ति वाला था या विशेषज्ञता हासिल किए हुए था जो शिल्प में, वो व्यक्ति श्रेणी का सदस्य बन सकता था। कुछ सदस्य अन्य जीविका अपना लेते थे, यानी इनको छोड़ देते थे। जिनको लगता था कि मुझे ये नहीं आता है कार्य, मैं इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो इस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि एक जो सदस्य है वो एक व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों में, अन्य चीज़ों में सहभागी होते थे। अगर उसको एक व्यवसाय आ रहा है उसके अलावा दूसरे में करता है तो कर सकता था। सामूहिक रूप से शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने में खर्च किया गया था। इसका उल्लेख भी इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। यह एक और अंश दिया गया है जो अभिलेख मंदसौर में प्राप्त हुआ, उसमें एक बताया गया है कि कुछ लोग संगीत प्रिय थे, जिनको कानों में संगीत अच्छा लगता था, और कुछ सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता थे, यानी कथाओं से परिचित थे, राइटर बन गए। कुछ धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन थे, धार्मिक अनुष्ठान करने लगे, और कुछ इसी तरह से निग्रह रखने वाले यानी वैदिक और खगोल शास्त्र का ज्ञान रखने वाले भी थे, और कुछ शूरवीर और शत्रुओं को अनिष्ट शत्रुओं को मारने वाले थे। तो यहाँ रेशम बुनकर जो श्रेणी वर्ग में बांटा गया था, इनमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ को हासिल करने के अलावा, यानी शिल्प की विशेषता तो है, लेकिन एक व्यवसाय के अतिरिक्त वो और चीज़ों के सहभागी होते थे। इसका उल्लेख इसमें बताया गया। तो आज हमने पढ़ा हमारा इतिहास भाग 1 का विषय 3। थैंक यू।